नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मैं हूं नरेश ठाकर। दैनिक स्टेट समाचार आपको समय समय पर अपडेट करवाती रहती है उधमपुर जिला से, चाहे शहर की बात करें और रहे बात इनकम टैक्स की, बजट की हो या जीएसटी की हो, तो उसके रिलेटेड भी कहीं ना कहीं दर्शकों तक ये अपडेट पहुंचाती रहती है। तो आज ही हम बजट पे बात कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि पिछले साल 2020 में कितनी लोगों को परेशानियां आई। कोरोना महामारी के चलते बजट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। तो उसी के विषय पर जो 2021 का बजट है, तो उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीए विशाल थापा जी हैं, जिन्होंने हालांकि पीछे ही आपको जीएसटी और इनकम टैक्स में भी इन्होंने विस्तार जानकारी बताई थी। तो आज फिर से हमें बजट पे लेकर 2021 का बजट को लेकर हमें फिर इनके साथ संपर्क साधने की कोशिश की। तो चलिए हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं कि क्या कुछ इसमें चेंजिंग आई, क्या इसमें लोगों को राहत मिलेगी। जो बिजनेस है, जो पिछले 2020 में इतना बिजनेस लोगों का प्रभावित हुआ था, क्या कुछ उनके लिए उम्मीद लेकर आए हैं। तो हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं। जी हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नरेश जी, नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपके चैनल को, आपको और आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस बजट के मुद्दे को अपने उधमपुर के एक लोकल चैनल पर लेके आए हैं। बिकॉज मैं देखता हूं उधमपुर के जो चैनल्स हैं जनरली जो न्यूज़ दिखाते हैं कि आज यहाँ रिपेयर हो रहा है, आज यहाँ ये काम चल रहा है, इसका मर्डर हो गया, ये हो गया। बट ये जो आप बजट का मुद्दा जो आपने उठाया चैनल पे, ये डेफिनेटली मुझे लगता है ये ऐसा मुद्दा है हर चैनल को, लोकल चैनल्स को भी उठाना चाहिए, इससे लोग अवेयर होंगे। आजकल उधमपुर के लोग नेशनल न्यूज़ कम देखते हैं, लोकल जो फेसबुक पे चैनल्स हैं, न्यूज़ हैं, लोकल जो यहाँ के चैनल्स हैं वो ज़्यादा देखते हैं। तो हर जो पब्लिक है वो चाहती है उसको कुछ इन्फॉर्मेटिव को नई न्यूज़ सुनने को मिले। तो उसके लिए आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव उठाया है। तो बजट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज। तो पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, देखो जो इस बार का जो बजट है, इस बार का बजट बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही ऐतिहासिक और मोस्ट अवेटेड बजट। सबको इसको सुनने को सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। रीज़न इज़, आपको पता है सबको कि पिछला जो लास्ट ईयर हमारे निकला है बहुत ही मुश्किल घड़ी थी वो सबके लिए, चाहे वो कोई नौकरी पेशे वाला आदमी है या कोई बिजनेस वाला है या कोई सरकारी एम्प्लॉई है, कोई भी हो, ठीक है, सबको बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ा है जो पिछले साल जो निकला है कोरोना महामारी के चलते हुए। इस बार का बजट पहली बार डिजिटल बजट, इस बार जो हमारी एफएम लेके आई डिजिटल, इन्होंने कोई पेपर साथ में नहीं लेके आए थे, इन्होंने ऐप लॉन्च की थी। वहाँ पे सारा बजट जो है कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है ऐप डाउनलोड करके। मैं सबको ये भी कहूँगा सब वहाँ पे जाके उस ऐप को डाउनलोड करें और वो भी पढ़ें। अब बात करते हैं कि इस बजट में क्या है, क्या स्पेशल है, क्या किसको राहत मिली, क्या क्या उम्मीद थी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, हुआ क्या। तो आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे स्पेसिफिक, या मैं शुरू करूँ? जी आप बता सकते हैं सर इसमें, क्योंकि लोगों को खासकर थोड़ा दर्शकों तो इस तरह से समझाए कि ताकि उनको इस बजट के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी दें कि ताकि लोगों को जो उम्मीद थी उस 2021 की, क्या कुछ उनको राहत मिली है इस दौरान। देखिए मैं बजट के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कमेंट करूँगा। मैं सिर्फ आपको टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा कि टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स हो, उसमें क्या क्या बदलाव आया है। हाँ, मैं बेसिक चीज़ रूल बताना चाहूँगा पहले। उधमपुर के जो आपके व्यूअर्स हैं, बजट होता क्या है? बजट होता है, देखो कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस होता है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं साल के बाद, कितना उसने कमाया, कितना खर्चा हुआ, क्या बचा। ऐसी जो हमारा बजट है ये हमारी सरकार का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सरकार को कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ उसने लगाया और क्या बचा, और आने वाले साल यानी कि 21-22 में वो सरकार कहाँ खर्च करेगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करेगी, ठीक है। तो अब मैं बताऊँ सरकार के लिए जो सबसे बड़े चैलेंज है इस बार, हमारी जो सरकार है ऑलरेडी जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट चल रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट हम लॉस में 9.5% कुछ ऑफ द जीडीपी इस टाइम हमारी गवर्नमेंट लॉस में चल रही है। जो रेवेन्यू जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, इसको ये बहुत बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट के लिए, इसको पूरा करने के लिए। इसके तहत गवर्नमेंट ने कुछ काफ़ी, इस बार जो गवर्नमेंट ने बजट में जो अपना एलोकेशन की कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा किए, उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि हम रोड्स बनाएंगे, हेल्थ सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने एलोकेट किया खर्चा, जो उम्मीद कर भी रहे थे। बिकॉज हेल्थ सेक्टर पे पैसा खर्चना बहुत ज़रूरी है इस टाइम, कोरोना के चलते वैक्सीनेशन सबको बांटनी है, तो वो इन्होंने एलोकेशन की है। लेकिन मैं बात करूँ आम आदमी, ये बजट मुझे नहीं लगता आम आदमी के लिए था। आम आदमी को जो राहत चाहिए थी, चाहे बिजनेसमैन हो, एमएसएमई सेक्टर हो, या अगर उसको कोई कुछ उसको टैक्सेशन में रिलीफ मिल जाती, जीएसटी में मिल जाती, इनकम टैक्स में मिल जाती, वो नहीं मिली, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन जो इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो इन्होंने बजट एलोकेशन किया है, उससे जो हमारे लेबर्स हैं, जो लोकल ठेकेदार हैं, उनको बेनिफिट जरूर मिलेगा। रोड बनेंगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, तो उसमें अच्छी रिलीफ है।
अब मैं बात करूँगा टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बदलाव हुआ है। सबसे पहले मैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा। अभी सीनियर सिटीजन्स के लिए इन्होंने एक लेके आए हैं कि सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरनी, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। अगर उनकी सिर्फ पेंशन इनकम है या इंटरेस्ट इनकम है, सिर्फ तभी उनको इनकम टैक्स नहीं भरनी है। लेकिन अगर उनको कुछ बिजनेस इनकम है किसी सीनियर सिटीजन की, उसको रिटर्न भरनी है। क्योंकि मार्केट में अब सबको लग रहा है कि 60 साल से ऊपर वो बिजनेस वाला भी उसको भी रिटर्न नहीं भरनी, लेकिन उसको जरूर भरनी है। सिर्फ जिसकी पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है उस सीनियर सिटीजन को नहीं भरनी है। बात करूँ टैक्स स्लैब की, टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं है, ठीक है। दूसरा मैं बात करूँगा जो प्राइवेट एम्प्लॉय जो EPF होता था, EPF जब कोई भी नौकरी करता है तो उसका एम्प्लॉयर को जमा कराता है EPF, वो खुद कुछ भी करता है तो उसका जब वो EPF विड्रॉ करता है तो उसको क्या होता था, पहले वो जो इंटरेस्ट मिलता था वो एग्जेम्प्ट होता था। अब गवर्नमेंट ने कर दिया है 2.5 लाख से ऊपर का जो इंटरेस्ट होगा, 2.5 लाख से ऊपर की अगर उसकी EPF में कंट्रीब्यूशन होगी तो जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्सेबल होगा। दूसरी चीज़ बात करूँगा, यूलिप में इन्वेस्टमेंट करते थे पहले एम्प्लॉयज़, यूलिप इंश्योरेंस जिसमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता था, वो 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट होता था, तब उसको मेजॉरिटी वैल्यू मिलती थी। लेकिन अब उसमें एक कैच आया है, उसमें ये किया है अगर 2.5 लाख से ऊपर का उसने प्रीमियम पे किया है ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, एनी प्रीवियस ईयर, 2.5 लाख से ऊपर उसने यूलिप में डाला है तो उसको जो 10(10)(d) में एग्जाम्पशन मिला करती थी अब वो नहीं मिलने वाली, ठीक है। अब मैं आगे बात करूँगा, एक जो विवाद से विश्वास स्कीम थी वो उन्होंने 28 फरवरी तक एक्सटेंड कर दी है अभी। और जो पहले रीओपनिंग ऑफ जो असेसमेंट के स्क्रूटनी केसेस हुआ करते हैं, जब हम रिटर्न भरते थे उसकी स्क्रूटनी 6 साल तो पॉसिबल थी। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था 6 साल तक आपसे वो पूछ सकता था आपने रिटर्न में ये फिगर कैसे दिखाई है। अब उस 6 साल के जो पीरियड है 6 साल से कम करके 3 साल कर दिया गया है उसको। और इसमें बात करूँ मैं, अगर एक जो बहुत अच्छी स्कीम लेके आए हैं जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है, जिसकी 50 लाख तक इनकम है, उसके लिए एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बना दी है। इनकम टैक्स का कुछ भी इशू है तो उस कमेटी के पास जाके अपने जो उसकी मसला इनकम टैक्स का वहाँ जाके हल करा। ज़्यादा कुछ बदलाव कहाँ पे देखने को मिल रहा है, कोई कहाँ पर ज़्यादा, चाहे प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो कहाँ पर ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहाँ पर लोगों के हित में बात हो, ज़्यादातर बेरोजगारी के हित में बात हो, तो कहाँ पर आपको दिखाई दे रही है सर? बेरोजगारी में बात करूं तो ऐसा GST में हम उम्मीद कर रहे थे, GST में जो पुराने जिनकी रिटर्न अभी तक नहीं फाइल हो पाई थी पुरानी, जिस भी वजह से हम सोच रहे थे उनको एक वन टाइम एक ओपन विंडो मिलेगी कि वो अपनी रिटर्न फाइल करें बिना लेट फीस के, लेकिन ऐसा कोई इसके रिलेटेड कोई रिलैक्सेशन नहीं है। MSME सेक्टर है या यहाँ पे कोई हमारे लोकल जो हम JNK का एक इन्होंने अच्छी चीज़ लेके आए हैं कि जो यहाँ पे एक स्कूल्स इन्होंने यहाँ पे दिए हैं और एक गैस पाइपलाइन नेटवर्क हमारे JNK को भी इन्होंने दिया है, यहाँ पे वो पूरा गैस पाइपलाइन नेटवर्क बनेगा। लेकिन मैं बात करूँ अगर बिज़नेस के रिलेटेड, बिज़नेस को ऐसा कुछ उनके लिए कुछ इस बजट में नहीं था। जो हमारा MSME सेक्टर है, जो पहले इन्होंने लोन की स्कीम्स दी, उनको मॉर्गेज फ्री लोन देंगे, बस वही है। इस बजट में बिज़नेस या MSME सेक्टर के लिए लोन जैसे कोई भी बात नहीं थी। तो छोटी कंपनीज़ की एक मैं बताता हूँ, जो छोटी कंपनीज़ है हमारे इंडिया में, जो स्मॉल कंपनीज़ हैं, उनकी डेफिनेशन पहले उसको एक्सटेंड किया गया है, स्मॉल कंपनीज़ का दायरा थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अब इनको जो है स्मॉल कंपनीज़ का जो दायरा रखा गया है, अब इन्होंने इसको मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले जो अभी जो लिमिट कर दी है ये 2 करोड़ तक कर दी है कैपिटल की लिमिट, और टर्नओवर की 20 करोड़ कर दी गई है। पहले ये 50 लाख और 2 करोड़ हुआ करती थी। इससे क्या होगा कि जो हमारी जो कंपनीज़ बनती हैं एज़ पर कंपनीज एक्ट जो कंपनीज बनती हैं हमारे इंडिया में, उनको थोड़ी कंप्लाइंस पार्ट ऑफ व्यू से थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और मैं बात करूँगा जो टैक्स ऑडिट की लिमिट पहले 5 करोड़ हुआ करती थी, अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन वो 95% करता है, अब उसको 10 करोड़ कर दी गई है। उसमें कंडीशन ये है जो उसके खर्चे हैं और जो इनकम है वो 95% थ्रू डिजिटल मोड होने चाहिए, तभी उसके लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ रहेगी। तो गवर्नमेंट ने ये डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस लिमिट को थोड़ा बढ़ाया गया है। तो जिस तरीके से इसमें चेंजिंग आना चाहिए थी कि कोविड के चलते लोग काफ़ी परेशान, तो क्या कुछ इसमें बदलाव देखने को मिला? क्या लोगों के हित में बात हो रही है कि कुछ? नहीं, इस बजट में देखो जो हमारा मैं उम्मीद कर रहे थे हम सारे की जो टूरिज़्म सेक्टर है, खासकर सिनेमा सेक्टर है, टूरिज़्म सेक्टर है, इनको कुछ राहत की कुछ न्यूज़ मिलेगी बजट में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है टूरिज़्म सेक्टर के लिए भी। जो जैसा पहले था उनके लिए अभी वैसे ही है। इनफैक्ट इन्होंने GST में एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया। पहले एक रूल हुआ करता था 36(4) का, उसमें क्या होता था, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता था, जो भी सामान कोई, अगर मैं बिजनेस मैन हूँ, मैं अगर कोई सामान खरीदता हूँ, किसी दिल्ली से सामान मंगाता हूँ, ठीक है, तो मुझे जो बिल का जो क्रेडिट हुआ करता था वो मेरे को मिल जाता था बिल के आधार पे। उसमें ये रूल आया कि सामने वाला जब अपनी रिटर्न भरेगा, GSTR 1 में दिखाएगा, आपके 2B पोर्टल में आएगा, तभी आप उसका इनपुट ले पाओगे। तो
ये पहले रूल में बात लिखी हुई थी, ये इन्होंने अब सेक्शन में ले आए हैं, सेक्शन 16 में। तो इससे होगा क्या, जो एक व्यापारी है छोटा, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक, उसका पैसा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। उसको वो जो उसने सामान मंगाया, उसके पास बिल आ गया, उसने पैसे भी दे दिए, लेकिन अगर जिससे उसने सामान खरीदा उसने अपनी रिटर्न नहीं भरी होगी, तो ये उस जो बिल में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जिस टैक्स का ये पैसा दे चुका, उसको क्रेडिट नहीं ले पाएगा। तो ये रूल सही में बहुत हार्श है। या तो ये एक्चुअली पेनल्टी इनको गवर्नमेंट को उस पर लगानी चाहिए जो अपनी GSTR 1 नहीं भर रहा है, या जो अपने पोर्टल में सेल नहीं दिखा रहा है, उस पर क्यों लगा रहे हो, जो ऑलरेडी उस टैक्स का पैसा दे चुका है उसको क्रेडिट आप क्यों ब्लॉक कर रहे हो फिलहाल? क्या आप इस वजह से आप लोग जो खासकर सी हैं, क्या इस लोग से सेटिस्फाइड हैं सर इस वजह से? देखो कुछ पार्ट से हम सेटिस्फाइड हैं, लाइक जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार कर रहे हैं, जो हेल्थ सेक्टर पे थोड़ा इन्होंने एलोकेशन किया, उस पार्ट पे वी आर सेटिस्फाइड। लेकिन मैं अदर टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, उस पर वी आर टोटली नॉट सेटिस्फाइड। नॉट दिस बजट वॉज नॉट अप टू द मार्क। जो एक आम आदमी या कोई छोटा बिजनेसमैन हो, उसको कुछ राहत जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। लेकिन मैं गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के बारे में बात करूँ तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छा पॉजिटिव आउटकम ज़रूर लेके आएंगी। जो उन्होंने अभी एलोकेशन की कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके, रोड्स की या हेल्थ सेक्टर को लेके, उस पर उम्मीद करते हैं। लेकिन मैं इन शॉर्ट में कहूँ, ये आम आदमी का बजट नहीं था। ये इन्होंने थोड़ा इसमें जो चेंजेस किए हैं वो थोड़ा बहुत ही हटके किए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए किया है, या जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स को भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलेंगे। लेकिन जो आम आदमी है, दुकानदार है, छोटी फैक्ट्री चलाता है, उसमें उस इंसान के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं था। कुछ आप और मुझसे स्पेशल पूछना चाहेंगे, कुछ और स्पेसिफिक? खास करके इंडस्ट्री की बात करें, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे थे। भाई बात करें लोन की, तो लोन के लिए भी लोग क्यों अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। लोन के लिए इन्होंने जो स्टैंडर्ड जो हमारा एक स्टार्टअप इंडिया एक प्रोग्राम है, उस स्टार्टअप्स जो होते हैं उनके लिए एक साल की रिलैक्सेशन उन्होंने और दी है। उनको जो टैक्सेशन की रिलीफ थी और जो कैपिटल गेन की जो रिलीफ थी, एक साल उसका टाइम और बढ़ा दिया। और जो स्टैंड अप इंडिया जो रिजर्व कैटेगरीज़ के और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके लिए पहले मार्जिन मनी हुआ करती थी 25%। अगर वो 1 करोड़ का लोन लेते थे तो 25 लाख उनको अपनी जेब से डालना पड़ता था। अब वो 25 लाख ना करके सिर्फ 15 लाख डालना, यानी कि सिर्फ 15%। वो एक एंटरप्रेन्योर्स को जो रिजर्व कैटेगरी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनके लिए एक रिलीफ दी है। और बाकी मैं कुछ बात करूँ और कुछ स्पेसिफिक रिलीफ नहीं है। थैंक यू सर। तो ये थे ये विशाल थापा जी। आपने देखोगे बहुत अच्छे तरीके से विस्तार करते हैं। पिछली बार भी इन्होंने GST और इनकम टैक्स पे भी इन्होंने जो डे टैक्सेशन की बात थी तो इन्होंने सबसे पहले रखी थी। तो रही बात बजट की, तो बजट में भी ज़्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। तो जिस तरह से बातें की जाती कि लोन और इंडस्ट्री की बात की बेरोजगार दी जाएगी या और कहीं, तो वहाँ पे ज़्यादातर राहत देखने को नहीं मिल रही है। और बात करें ज़्यादातर हेल्थ सेक्टर और रोड कनेक्टिविटीज या उसके लिए तो मजदूरों के लिए थोड़ी बहुत ही राहत है, लेकिन जो छोटे बड़े एम्प्लॉइज हैं तो उनके लिए कोई बड़ी राहत नहीं देखने को मिली। आगे देखते हैं कि क्या कुछ सरकार और इसी तरीके से इनिशिएटिव लेती है और जहाँ लोगों के हित में इस तरीके से बजट पेश करती है। तो आप देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार। मैं हूं नरेश ठाकुर। धन्यवाद।